भारत के प्रधानमंत्री का पद भी एक आदमी की जैसी जहनियत थी उसको वैसे चेंज करने में कामयाब नहीं हो पाया। इस बात की तो हैरानी होनी चाहिए। अगर ओवैसी जी मुसलमानों की बात करते हैं तो वो भी संविधान से प्यार नहीं करते, तो यही तो काम मोदी जी कर रहे हैं। वो मुसलमानों को गाली दे रहे हैं और वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मतलब छुरी खरबूजे पे चले या खरबूजा छुरी पे कटेगा तो खरबूजा ही। ये जो चुनावी मशीनें हैं उससे जो ये 20% के करीब वोटों की धांधली करते हैं, वो भी इनको लग रहा है कि जनता हमारे इतने खिलाफ है कि ये 20% चोरी के वोट भी शायद हमें सरकार बनाने में मदद नहीं कर पाएंगे, कम पड़ेंगे। तो इसीलिए ये डेस्परेट होके इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। जो देश को प्यार करता होगा, जो देश की एकता और अखंडता को प्यार करता होगा और उसके लिए लड़ना चाहता होगा, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के आसपास भी गुजरेगा नहीं। जो लालची होगा, जो चाहता होगा कि किसी भी तरीके से हम लूट मचा के पैसे चुरा लें, दूसरों की हक तलफी कर लें, दूसरों का माल लूट लें और 2 नंबर के काम कर लें, वही आरएसएस और बीजेपी के पास जाएगा। जैसे पाकिस्तान बनने के टाइम पे एक ही तो थे जिन्ना और आरएसएस, कोई फर्क थोड़ी था दोनों में, वही आज हो रहा है। चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। उस पर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। लोग चुनाव आयोग भी पहुंचे और शिकायतें भी दर्ज कराई। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। पराचा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और उसके बाद सियासत में एकदम से तेजी से गर्मी आ गई है, क्या कहते हैं इस पूरे बयान पर? सुना होगा आपने सोशल मीडिया के जरिए। देखिए, मैंने जो सुना है वो और लोगों ने भी सुना है, लेकिन और लोग जो ट्रैप आरएसएस और बीजेपी बिछाती है उसमें फंस जाते हैं। मैं उसमें फंसता नहीं हूं। तो मेरा इसमें साफ साफ कहना यह है कि घुसपैठियों के लिए अमित शाह साहब और मोदी जी सीए लाए। और किन घुसपैठियों के लिए लाए थे? इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, जो बंगाल में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लाखों लोग हैं। ऐसा ही अमित शाह जी बता रहे थे ना कि हम सीए उनको बचाने के लिए लाए। तो मोदी जी ये उन घुसपैठियों की यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं जिनको धोखा देने के लिए सीए का प्रावधान लाए थे। जहां तक मुसलमानों की बात है वो भी आप समझ लीजिए, ये इस बात का सबूत है कि जो चुनावी मशीनें हैं उससे जो ये 20% के करीब वोटों की धांधली करते हैं और इस इलेक्शन में भी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, वो भी इनको लग रहा है कि जनता हमारे इतने खिलाफ है, पूरे देश की जनता इतने खिलाफ है कि ये 20% चोरी के वोट भी शायद हमें सरकार बनाने में मदद नहीं कर पाएंगे, कम पड़ेंगे। तो इसीलिए ये डेस्परेट होके इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जो कि तथ्यों के आधार पर नहीं है और तथ्यों से दूर है। और मेरा ये कहना है कि लिस्ट पहले की नहीं बननी चाहिए कि सबसे पहला अधिकारी कौन है देश की संपदाओं पे। लिस्ट ये बननी चाहिए कि सबसे आखिरी अधिकारी कौन है संपदाओं का। वो आसान रहेगी लिस्ट। आखिरी अधिकारी कौन है? अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू, इस तरह के जो उद्योगपति हैं बेईमान, जो मोदी जी और अमित शाह जी के दोस्त हैं, इनको आखिरी होना चाहिए हक इनका संपदाओं पे। लेकिन ये चोरी डकैती धोखाधड़ी करके पहला हक लेके इतने बड़े बड़े पैसे कमा के नहीं, चुरा के अपने पास ले चुके हैं। 25 लाख करोड़ से ज़्यादा बैंकों से लोन राइट ऑफ किए गए। तो पहला अधिकार देश की संपदाओं पे अगर किसी का है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का, उसके बाद माइनॉरिटीज़ का और ओबीसीज का आता है। और जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसमें ओबीसी की संख्या जो है ना वो 80% से भी ज़्यादा है। तो ओबीसी का अधिकार मुसलमानों के बराबर है। ऐसा बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? हालांकि अब तक ये देखा गया था कि कुछ छोटे मोटे जो नेता होते हैं बीजेपी वाले, वो इस तरह के बयान देते थे और फिर प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि मैं दिल से माफ़ नहीं करूँगा। इस तरह के बयानबाजी उनके ज़रिए की जाती है। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री को क्यों ज़रूरत पड़ी इस 2024 के चुनावी रैली में ऐसा बयान देने की? आपको हैरानी क्यों हो रही है इस बात पे? मुझे तो इसी बात पे हैरानी हो रही है कि आप हैरान। पहले वो कहते थे कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं मैं उन्हीं मुसलमानों के जिनको आज घुसपैठिया कहा जा रहा है। और मैं शुरू से क्या कहता हूं कि मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं। तो आप हैरान क्यों हो रहे हैं? मुझे इसी बात की हैरानी है कि ऐसा कौन सा उन्होंने नया काम कर दिया। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि आमतौर पर छोटे मोटे नेताओं के जरिए इस तरह की बयानबाजी हो, इस तरह के लफ्ज़ सुने जाएं, लेकिन देश का एक प्रधानमंत्री जब इस तरह के लफ्ज़ बोले तो क्या ये हैरानी वाली बात नहीं है? दुख की बात है वैसे ये कि ये मुझे हैरानी है। नहीं, हैरानी होनी नहीं चाहिए ना, कि जहनियत इस बात की हैरानी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का पद भी एक आदमी की जैसी जहनियत थी उसको वैसे चेंज करने में कामयाब नहीं हो पाया। इस बात की तो हैरानी होनी चाहिए। जैसी जहनियत उनकी थी बचपन से लेके आज तक वही रही मेंटेन। वो प्रधानमंत्री का पद, इतना बड़ा पद है भारत के प्रधानमंत्री का पद, वो भी उस जहनियत को चेंज नहीं कर पाया और वो उसी तरह की जहनियत रही जो उनकी थी वो रहेगी।
तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहना चाहिए ये मैं जनता के ऊपर ही छोड़ता हूँ। आखिरी सवाल मुसलमानों को लेकर के, जिनको अब साफ तौर पर कह दिया गया देश के प्रधानमंत्री के ज़रिए, अब उनको आपके ज़रिए क्या संदेश है कि अब मुसलमानों को क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए? क्या अभी भी मुसलमान बीजेपी के करीब ही जाते हुए नज़र आएंगे आपको, क्योंकि अभी तक तो आ रहे हैं? कोई भी देश का नागरिक जो संविधान को प्यार करता होगा, जो देश को प्यार करता होगा, जो देश की एकता और अखंडता को प्यार करता होगा और उसके लिए लड़ना चाहता होगा, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के आसपास भी गुजरेगा नहीं। जो लालची होगा, जो चाहता होगा कि किसी भी तरीके से हम लूट मचा के पैसे चुरा लें, दूसरों की हक तलफी कर लें, दूसरों का माल लूट लें और 2 नंबर के काम कर लें, वही आरएसएस और बीजेपी के पास जाएगा। तो इसमें मुसलमान और ना मुसलमान की बात ही नहीं है, कोई भी नागरिक हो। और मोदी जी एक अलग शख्सियत है, प्रधानमंत्री जी एक अलग होता है। मोदी जी में और प्रधानमंत्री में फ़र्क करना भी लोगों को अब शुरू कर देना चाहिए। तो क्या फिर मुसलमान ओवैसी के पास जाएगा? नहीं, मैंने कहा ना, जो संविधान से प्यार करता होगा वो अकेले किसी भी संप्रदाय की बात ही नहीं करेगा। अगर ओवैसी जी मुसलमानों की बात करते हैं तो वो भी संविधान से प्यार नहीं करते। उन्होंने अभी शपथ दिलाई है मुसलमानों को बहुत बड़ी तादाद में। तो यही तो काम मोदी जी कर रहे हैं, वो मुसलमानों को गाली दे रहे हैं और वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मतलब तलवार जो है छुरी खरबूजे पे चले या खरबूजा छुरी पे कटेगा तो खरबूजा ही। तो ऐसा समझना चाहिए। हम क्या बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी खरबूजा हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मेन बुनियाद है जिसको ऐसा नैरेटिव बना दिया है दोनों तरफ के लोगों ने। जैसे पाकिस्तान बनने के टाइम पे आरएसएस और जिन्ना साहब एक ही तो थे, जिन्ना और आरएसएस, कोई फर्क थोड़ी था दोनों में। वही आज हो रहा है। मतलब 75 सालों में भी हम नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे? जो भी व्यक्ति किसी एक संप्रदाय की समुदाय की बात करता है और दूसरों की नहीं करता साथ के साथ, मेरे मुंह से आपने कभी सुना है? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करता हूँ और मुसलमानों की बात करता हूँ और ओबीसी की बात करता हूँ और दूसरी माइनॉरिटीज़ की बात करता हूँ, कभी सुना है? कभी सुना है सिर्फ शेड्यूल कास्ट की बात करते हुए? कभी सुना है सिर्फ शेड्यूल ट्राइब की बात करते हुए? सबकी एक साथ करता हूँ। इसमें क्या कमी है बात में? सभी तो प्रताड़ित हैं। आरएसएस के मुट्ठी भर लोग ही, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे, वही तो पूरे देश की संपदा को 50% क्या 70% संपदा लूट के खा गए। बाकी सब तो हम मजलूम ही है ना, कोई ज़्यादा मजलूम है, कोई कम मजलूम है। तो जो भी आदमी एक अकेले की बात करता है, एक संप्रदाय की बात करता है, वो आरएसएस का एजेंट है। सीधी सी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।